विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान में वित्तीय प्रावधानों की केंद्र राज्य वित्तीय प्रावधानों की दो विशेषताएं हैं। पहला, संघ तथा राज्यों के मध्य कर निर्धारण की शक्ति का पूर्ण विभाजन कर दिया गया है और दूसरा, करों से प्राप्त आय का बंटवारा होता है। तो संघ के जो पहला है, इसमें कर निर्धारण की शक्ति का वितरण और करों से प्राप्त आय का विभाजन। संघ के जो प्रमुख आय के जो स्रोत हैं उसमें है निगम कर, शुल्क कर, निर्यात शुल्क, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, विदेशी ऋण, रेलें, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार आदि। राज्यों के राजस्व के स्रोत हैं प्रति व्यक्ति कर, कृषि भूमि पर कर, संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, पशुओं तथा नौकाओं पर कर, बिजली के उपयोग तथा विक्रय पर कर, वाहनों पर व चुंगी पर कर आदि। इसी प्रकार संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित तथा विनियोजित किए जाने वाले शुल्कों के उदाहरण हैं बिल, विनिमयों, प्रोमिसरी नोटों, हुंडियों, चेकों आदि पर मुद्रांक शुल्क और दवा, मादक द्रव्य पर कर, शोक श्रृंगार की चीजों पर कर तथा उत्पादन शुल्क। संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले करों के उदाहरण हैं कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि के अतिरिक्त अन्य संपत्ति पर संपदा शुल्क, रेल, समुद्र, वायु के द्वारा ले जाने वाला माल तथा यात्रियों पर सीमा कर, रेल भाड़ों तथा वस्तु भाड़ों पर कर, शेयर बाजार तथा सट्टा बाजार के आदान प्रदान पर मुद्रांक शुल्क के अतिरिक्त कर, समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित किए गए विज्ञापनों और समाचार पत्रों के अन्य अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तथा वाणिज्य से माल के विक्रय पर कर। कतिपय कर संघ द्वारा आरोपित तथा संग्रहित किए जाते हैं पर उनका विभाजन संघ और राज्यों के बीच होता है। आयकर का विभाजन संघीय भूभागों के लिए निर्धारित निधि तथा संघीय खर्च को काटकर शेष राशि में से किया जाता है। आयकर के अतिरिक्त औषधियों तथा शोक श्रृंगार संबंधी चीजों के अतिरिक्त अन्य चीजों पर भी कर लगाया गया उत्पादन शुल्क इसके अंतर्गत आता है। दूसरा है सहायता अनुदान तथा अन्य सार्वजनिक उद्देश्य के लिए दिया जाने वाला अनुदान। संविधान के अंतर्गत केंद्र द्वारा राज्यों को 4 तरह के सहायक अनुदान प्रदान करने की व्यवस्था की गई है। पहला, पटसन व उससे बनी वस्तुओं के निर्यात से जो शुल्क प्राप्त होता है उसमें से कुछ भाग अनुदान के रूप में जूट पैदा करने वाले राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, असम व ओडिशा को दे दिया जाता है। दूसरा, बाढ़, भूकंप व सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। तीसरा, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ितों की सहायता के लिए भी केंद्रीय सरकार राज्यों को अनुदान दे सकती है। चौथा है, जनजातीय कबीलों की उन्नति व उनके कल्याण की योजनाओं के लिए भी सहायक अनुदान दिया जाता है और राज्यों को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के लिए भी केंद्र वो राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। ऋण लेने के संबंध में भी कुछ उपबंध किए गए हैं। संविधान केंद्र को यह अधिकार प्रदान करता है कि वह अपनी संचित निधि की साख पर देशवासियों व विदेशी सरकारों से ऋण ले सके। ऋण लेने का अधिकार राज्यों को भी प्राप्त है, परंतु वे विदेशों से उधार नहीं ले सकते। यदि किसी राज्य सरकार पर संघ सरकार का कोई कर्ज बाकी है तो राज्य सरकार अन्य कर्ज संघ सरकार की अनुमति से ही ले सकती है। इस प्रकार का कर्ज देते समय संघ सरकार किसी भी प्रकार की शर्त लगा सकती है। चौथा है, करों से विमुक्ति। राज्यों द्वारा संघ की संपत्ति पर कोई कर तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक कि संसद विधि के द्वारा कोई प्रावधान न कर दे। भारत सरकार या रेलवे द्वारा प्रयोग में आने वाली बिजली पर संसद की अनुमति के अभाव में राज्य किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लगा सकते। इसी प्रकार संघ सरकार भी राज्य की संपत्ति और आय पर कर नहीं लगा सकती।
नेक्स्ट है इसमें भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक के द्वारा नियंत्रण। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। यह भारत सरकार तथा राज्य सरकारों के हिसाब का लेखा रखने के ढंग और उनकी निष्पक्ष रूप से जांच करता है। नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के माध्यम से ही भारतीय संसद राज्यों की आय पर अपना नियंत्रण रखती है। छठा, केंद्र राज्य संबंधों को निर्धारित करने वाला जो मुद्दा है वो है वित्तीय संकट काल। वित्तीय संकट काल, जैसा कि आपको पता है कि अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल में कुछ शक्तियां प्रदान की गई है और वित्तीय संकट काल की घोषणा की स्थिति में राज्यों की आय सीमा राज्य सूची में चर्चित करों तक ही सीमित रहती है। वित्तीय संकट के प्रवर्तन काल में राष्ट्रपति को संविधान के उन सभी प्रावधानों को स्थगित करने का अधिकार है जो सहायता अनुदान अथवा संघ के करों की आय को आय में बटाने से संबंधित हो। केंद्रीय सरकार वित्तीय मामलों में राज्यों को निर्देश भी दे सकती है। तो इस प्रकार ये कहना उचित है कि भारतीय संघवाद की सामान्य प्रकृति अर्थात केंद्रीयता के अनुकूल है इन उपबंधों की योजना हुई है। केंद्रीय सरकार राज्य सरकारों की अपेक्षा वित्तीय क्षेत्र में अधिक प्रभावशाली रहते हैं। यही कारण है कि केंद्र राज्यों के वित्तीय संबंधों के जो परस्पर जो है हमें तनाव के मुद्दे देखने को मिलते हैं। तो इन तनाव भारत में जब 1967 के चतुर्थ आम चुनावों के बाद केंद्र राज्य संबंधों के बीच कई वित्तीय और योजना संबंधी विषयों को लेकर तनाव उभरे हैं। जैसे वित्तीय साधनों के वितरण की प्रचलित जो व्यवस्था है ना, वो अधिकांश उससे राज्य संतुष्ट नहीं है। प्रचलित व्यवस्था में करों से प्राप्त होने वाली आय का जो प्रधान भाग केंद्रीय कोष में जाता है और अपने लोक कल्याण एवं जन विकास संबंधी दायित्वों की वृद्धि के बावजूद भी राज्यों की आय के स्रोत अत्यंत ही अल्प रखे गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप राज्यों की योजनाओं की सफलता बहुत कुछ केंद्रीय अनुदान पर ही निर्भर करती है। दूसरा जो मुद्दा आता है इनका वित्तीय संबंधों के तनाव का कि राज्यों की ऋणग्रस्तता है ना। पिछले 71 वर्षों में राज्य धीरे धीरे किंतु अधिकाधिक रूप से वित्तीय साधनों के लिए केंद्र सरकार पर निर्भर होते चले गए। गत लगभग 5 दशकों में राज्यों की ऋणग्रस्तता में लगातार वृद्धि हुई है और केंद्र के साथ राज्यों की ऋणग्रस्तता अब इस स्थिति में पहुंच गई है कि ऋण अदायगी तथा ब्याज की रकम मिलकर नई केंद्रीय सहायता से अधिक हो जाती है, जिसका अर्थ है कि साधनों का वितरण विपरीत दिशा में हो जाता है। यह स्थिति परिपक्व एवं संतुलित केंद्र राज्य संबंधों की दृष्टि से उचित नहीं है। नेक्स्ट है वित्त आयोग की भूमिका। एक विषय यह भी है कि केंद्र से हस्तांतरित होने वाली राशि का केवल 1/3 भाग ही वित्त आयोग की सिफारिशों पर होता है, जबकि 2/3 भाग वित्त आयोग के क्षेत्र से बाहर है। बंटवारे की यह पद्धति मनमाने ढंग की है, चाहे बंटवारा योजना आयोग के द्वारा ही क्यों न किया जाता हो। इसी प्रकार आर्थिक आयोजन के संबंध में भी जो है मतभेद उभर कर सामने आए हैं केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में कि केंद्र और राज्यों के बीच में जो राज्यों की सामान्यतः यह शिकायत रही है कि योजना आयोग ने उनकी शक्तियों को आघात पहुंचाया है। 1967 से राज्यों में केंद्रीय सरकार और योजना आयोग का विरोध करने की प्रवृत्ति उभर रही है। राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र से राज्यों की आय के स्रोत बढ़ाने की बात कर रहे हैं। यह भी मांग की जा रही है कि योजना आयोग के कार्यों को सीमित किया जाना चाहिए तथा जो अनुदान दिए जाएं वह सशर्त होने चाहिए। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय व्यापार के संबंध में भी इनमें मतभेद है। केंद्रीय सरकार राष्ट्रीय और राज्य के हितों में समन्वय स्थापित करने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप करती है। इस केंद्रीय हस्तक्षेप से कुछ राज्य नाराज होते हैं और केंद्र राज्य मतभेद उभर कर सामने आते हैं।
केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों में ही हम ये देखते हैं कि भारत के संविधान 200 के अनुच्छेद 280 में यह उपबंध है कि संविधान के प्रारंभ के 2 वर्ष के भीतर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति पर अथवा उससे पूर्व राष्ट्रपति आवश्यक समझे आदेश के द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करेंगे, जिसमें एक सभापति तथा 4 अन्य सदस्य होंगे। आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह संघ तथा राज्यों के मध्य करों के विभाजन, भारत की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान देंगे, वित्त के स्थायित्व तथा राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सौंपे गए विषयों से संबंधित सिफारिश करेंगे। वित्तीय संसाधनों के संबंध में के जो है अब तक जैसे वित्तीय आयोग निर्माण किए जा चुके हैं। 14वां वित्तीय आयोग ने अपने प्रतिवेदन में करों उनके केंद्रीय विभाजन के संबंध में राज्यों का हिस्सा निवर्तमान 32% से बढ़ाकर 42% कर दिया, जो ऊर्ध्वाधर अंतरण में अब तक का सबसे अधिक है। तो इस प्रकार जो है केंद्र राज्य संबंधों के वित्तीय संबंधों में जो ये वित्त आयोग बनते रहते हैं, जो राज्यों और केंद्र के मध्य वित्तीय क्षेत्र में समन्वय स्थापित करने का काम भी करते रहते हैं। आयोग की सिफारिशें जो है इनके लिए जो है मान्य होती हैं और वित्तीय संसाधनों के न्यायपूर्ण आवंटन के लिए केंद्र राज्य संबंधों को अधिक सहज बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग तथा राजमन्नार समिति प्रतिवेदन में भी विचार किया गया और इसी उद्देश्य से पश्चिम बंगाल में भी सरकार में भी एक मसविदा प्रस्तुत किया था। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अनुच्छेद 222 के अंतर्गत राज्यों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का सरलतम रूप प्रस्तुत किया और इस संबंध में आयोग की अनुशंसा थी कि राज्यों को दी जाने वाली कुल केंद्रीय सहायता की मात्रा तय की जानी चाहिए। इसके बाद ऋण के रूप में दी जाने वाली रकम तय की जानी चाहिए। दूसरी बात यह बताई कि इस अनुदान को वितरित करते समय यह राशि अलग कर लेनी चाहिए जो मूलभूत राष्ट्रीय महत्व की योजनाओं पर खर्च की जानी है। अवशिष्ट राशि को ही केंद्रीय अनुदान के रूप में राज्यों को वितरित किया जाए। तीसरी, यदि राज्य ने किसी योजना को पूरा नहीं किया तथा केंद्रीय अनुदान की अधिक राशि खर्च कर दी है तो बाद में केंद्रीय अनुदान की मात्रा कम की जा सकती है। चौथा, राज्यों में केंद्रीय पहल से संचालित होने वाली परियोजनाओं की संख्या कम होनी चाहिए और केंद्रीय पहल की परियोजनाओं के मानदंड तय होने चाहिए। तो इस प्रकार प्रशासनिक सुधार आयोग का विचार था कि राज्यों की परियोजनाओं को 2 भागों में उत्पादित और गैर उत्पादित में बांटा जाना चाहिए और योजना आयोग को वे सिद्धांत तय करने चाहिए जिनके आधार पर परियोजनाओं को 2 भागों में बांटा जा सकता है। राजमन्नार समिति का यह भी सुझाव था कि वित्त आयोग स्थायी रूप से स्थापित किए जाए तथा राज्यों के पक्ष में करों का पहले से अधिक वितरण हो ताकि उन्हें केंद्र पर कम निर्भर रहना पड़े। तो इस प्रकार राज्यों की जो वित्तीय क्षमता में वृद्धि के लिए जो मोटे मोटे सुझाव हम दे सकते हैं वो ये दे सकते हैं कि राज्यों के राजस्व में वृद्धि करने के लिए कतिपय कराधान की मदें उन्हें दी जानी चाहिए। योजना काल और गैर योजनागत अनुदानों में अंतर समाप्त किया जाए और राज्यों को आवंटित की जाने वाली अनुदान राशि की देने का निश्चित प्रक्रिया का निर्धारण किया जाए। वित्त आयोग को स्थायी संवैधानिक निकाय का दर्जा दिया जाए क्योंकि वर्तमान में योजना आयोग की प्रभावी भूमिका से वित्त आयोग की भूमिका कम हो गई है। राज्यों को दिए जाने वाले ऋण संवैधानिक सत्ता द्वारा निश्चित मानदंडों के आधार पर दिया जाए ताकि केंद्र सरकार अनुदान देने में भेदभाव न कर सके। तो इस प्रकार राज्यों के वित्तीय संसाधनों में जो वृद्धि आवश्यक है, इसके लिए स्वयं राज्य सरकारों को भी प्रयत्न करने होंगे। एक और तो मितव्ययता अपनाई जानी चाहिए, दूसरी ओर सस्ती लोकप्रियता प्राप्त करने को चेष्टा छोड़कर वित्तीय साधन बढ़ाए जाने चाहिए। धन्यवाद।